and collaboration. Dr. Mehreen is an agricultural entomologist having PhD from Muhammad Nawashi University of Agriculture, Multan, specializing in integrated pest management. Dr. Mehreen is currently working as an IPM specialist at iGrows Tech. She brings valuable experience from her role as a research assistant at institutions including the University of Arizona. Her expertise in integrated pest management, molecular entomology, and pollinator ecology supports her commitment to promoting sustainable agriculture through effective scientific communication and collaboration. Please join me in welcoming Dr. Mehreen Hanif. The floor is yours. Thank you. Thank you for inviting me. Uh, Assalamu alaikum to all. Yeah, Walaikum Salam. Yes, please, Dr. Mehreen, you can share your presentation. Yes, sir, I am sharing. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mehreen Hanif, and I am working as IPM specialist in Agros Tech, and I have expertise in resistance management and molecular entomology, biological control, and stored grain pest management. My credentials at research grade, and I also working as a volunteer in Global Entomologists Network. Today, I present on the scientific communication and collaboration. Clear communication build the strong leadership and spatial strong bond among the researchers. And प्लीज first we have उर्दू के अंदर अगर करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा है. थैंक यू. जी सर, कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एकेडमिक राइटिंग में, रिसर्च में, एवरी मीन जब हम यूनिवर्सिटीज लाइफ में जाते भी हैं तो हम अपना हमारा इंटरेक्शन जो है ना मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के साथ होता है, मतलब कि मुख्तलिफ हमारे लोगों के साथ होता है, जैसे हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, टीचर्स हैं, और अगर हम जैसे कोई बाहर से हम हमारे जैसे सेमिनार वगैरह होते हैं तो वहाँ पर भी हमारा इंटरेक्शन होता है. सो मेन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक. एंड फर्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, और इसमें हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, और जैसे अब हम हर किसी चीज़ के जो है ना वो एथिक्स होते हैं, और इसी तरह ही हमारे कम्युनिकेशन में भी जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स होते हैं जिनको हमें अगर हम यूज़ करेंगे, उनको मद्देनज़र रखेंगे अपने कम्युनिकेशन के दौरान, तो हमारा जो है ना वो एक बेटर कम्युनिकेशन हो सकती है, और हम जो है ना वो प्रॉब्लम से बच सकते हैं. पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एक लीडर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली, लिसन एक्टिवली एंड डिलीवर मैसेज विद पर्पस कैन शेप टीम सक्सेस वेदर गाइडिंग, मोटिवेटिंग और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट. कम्युनिकेशन इज अ सेंट्रल रोल इन एवरी लीडरशिप रोल्स. और कम्युनिकेशन में मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, जैसे हम रिटर्न करते हैं और या स्पीक करके, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है. जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है हमारे गेस्चर्स के ज़रिए, हमारे जो मतलब कि बॉडी पार्ट्स के थ्रू, आइज़ के या गेस्चर्स के ज़रिए आ जाता है. रिटन कम्युनिकेशन में हमारा ईमेल्स के साथ लिंक है, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. विजुअल कम्युनिकेशन में हम ग्राफिक के साथ, मतलब कि अगर हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ग्राफ के शो के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, या हमारा अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है. और लिसनिंग कम्युनिकेशन, जैसे हम व्हाट्सएप पे जो है ना वो वॉइस नोट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. सो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं. और इसमें कम्युनिकेशन में जो एक्टिव इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, पहला तो ये है कि हमें अच्छी तरह से ना पहले तो सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक बात सुनेंगे नहीं तो हम उसका रिप्लाई अच्छे से नहीं कर सकते. इसी तरह ही अगर हम जब जो भी हम अपना मैसेज हम कर रहे हैं वो हमें क्लियरली जो है वो हमने डिलीवर करना है, क्योंकि अगर हम अपना क्लियरली मैसेज कम्युनिकेट नहीं करेंगे सो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. फिर अंडरस्टैंड करना है कि दूसरा अगर वो कोई कुछ कह रहा है तो उसकी हर चीज़ के दो मीनिंग होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. तो दूसरे का वैसे हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और दूसरे का फिर जो जिस उनकी मतलब के फील करना चाहिए कि उसने कैसे वर्ड यूज़ किया, कैसे वो किया, और उसको जो है ना रिस्पॉन्ड फिर रिस्पेक्टफुली ही करना चाहिए. और बी रिस्पेक्टिव टू अदर पर्सपेक्टिव इवन व्हेन दे चैलेंज योर ओन बिलीव्स.
ओपन माइंड रहना चाहिए, और हमेशा जो है ना वो अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, बी फ्लेक्सिबल एंड दूसरों के जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और मतलब कि उनको जैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और हमेशा जो है वो होनेस्ट रहना है, और ओपनली जो है वो कम्युनिकेट करना है, ताकि जो है ना कोई डाउट्स वगैरह ना रहे। हम फिर इस अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पहले के हमें जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन नहीं से बचना चाहिए, और फुली अटेंटिव होके हमें वो सुनना चाहिए, ताकि हम फिर कम्युनिकेट भी वैसे ही कर सकें। फिर दूसरों के जो अगर उन्होंने कोई कुछ कहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करें और रिस्पेक्टफुली सुने। फिर ही उनको उनके जो टाइम है, स्पेस है, उसका भी आप मद्देनजर रखें, और फिर उसके साथ वैसे ही कम्युनिकेट करें रिस्पेक्टफुली। और एक्टिव लिसनिंग, सेम वही आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और या आपका जो वो रिप्लाई आता है आप उसको जो है ना वो अच्छे से सुने, और फिर अपने पॉइंट्स को समराइज करें, और अपने मैसेज को जो है वो इजीली डिलीवर करें। एम्पैथी डेवलप टू इमोशंस को यूज करें, टू अंडरस्टैंड करें इमोशंस को, और दूसरों के पर्सपेक्टिव को आप जो है वो अंडरस्टैंड करें, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो उनको रिप्लाई करें। और बी कंसाइज एंड क्लियर, यूज सिंपल लैंग्वेज, और मैसेज जो है वो इंश्योर करें कम्युनिकेशन जो है ना वो आपकी इफेक्टिव हो। अब हम जो है ना वो केस स्टडीज के लिहाज से बात कर लेते हैं, कि वो तो सारा बेसिक था, कि हमने जैसे अब हमारे डेली लाइफ में हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन यूनिवर्सिटी में जो है वो टीचर्स के साथ होता है। उनके साथ हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कुछ पॉइंट्स हैं इनमें। पहले तो हमें जो है ना वो उनके साथ रिस्पेक्टफुल में बात करनी चाहिए, उनके साथ पोलाइट और क्लियर कंसाइज, बी प्रीपेयर्ड, और अप्रोप्रिएट वे। अगर हमने जैसे उनसे कम्युनिकेशन करनी है, या तो हम उनके मोबाइल से या ईमेल से, तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो उनसे करना चाहिए, और वो भी रिस्पेक्टफुली करना चाहिए। फिर अगर हमने जो है उनसे कोई मतलब कि हमारी जैसे एक कोलेबोरेशन चल रही है, या कोई रिसर्च पेपर पे हम वर्क कर रहे हैं, या हमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, यार आपने टीचर से पूछा, टीचर ने कहा कि हम बाद में बताएंगे, तो आपने उसका फॉलो अप लेना है, वो भी नाइसली लेना है। फिर यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल ली हैं। एक इन पर्सन कम्युनिकेशन जैसे आपने करनी है, तो वो कैसे, पहले जो है ना वो अपनी ग्रेटिंग देनी है प्रोफेसर को, फिर अपना क्वेश्चन पूछना है, और फिर जो है ना उनकी जो रिप्लाई है उसको केयरफुली लिसन करना है। और फिर जो है वो अगर वो बिजी हैं तो आपने उनसे टाइम ले लेना है, वो भी आपने रिस्पेक्टफुली, और उनके टाइम का फिर आपने जो है ना वो मतलब कि उसको वैल्यू करना है। और क्योंकि टीचर्स जो है ना उनके पास ऑलरेडी वो बहुत बिजी होते हैं, तो जो टाइम होते हैं आपने उसको फॉलो करना है। फिर ईमेल में हम कैसे उनको ईमेल कर सकते हैं, उसमें यही कि आपने पहले तो सब्जेक्ट मेंशन करना है क्लियरली, कि आपने क्या पूछना है और किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। किसी असाइनमेंट के अबाउट आपने पूछना है, तो प्रोफेसर का जो है ना वो लास्ट नेम यूज किया जाता है, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिकेशन में हमेशा जो है ना वो ऑथर का जो है ना वो लास्ट नेम ही उसका कंसीडर किया जाता है। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद हैं, सो मैं उनका जो है ना वो डियर प्रोफेसर सईद, और ये यूज़ करूँगी। फिर उसके अलावा फिर आपने उनसे पूछ लेना कि आप कैसे हैं, और पूरा जो है ना अपने फिर अपने जो आपने बात करनी है, जो पूछना है, असाइनमेंट टॉपिक क्या है, प्रोजेक्ट वगैरह, वो आपने क्लियरली मेंशन करना है। और फिर अपना जो इश्यू है उसके मुतालिक आपने वो बता देना है। फिर उनसे आपने ग्रेटिंग करनी है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हेल्प, और फिर अपना बेस्ट रिगार्ड नेम और क्लास का नेम लिख लें, अपना डिपार्टमेंट का नेम, और अपनी जो है रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह, जो भी चीज़ आप जो है ना वो लिख सकें, ताकि वो स्पेसिफिक हो जाए। आप इस तरह जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, लेकिन जो है ना वो अपने वे जो है ना वो पॉजिटिव रखना है, और अग्रेसिव नहीं होना। अ, अगर आप टीचर्स के किसी भी चीज़ से जो है वो डिसएग्री भी होते हैं, सो वो आपने जो है ना वो अपना पॉइंट रखना है, लेकिन फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के तौर पर मतलब के दें, या कि आप किस लिहाज से वो कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारा कम्युनिकेशन हमारे सीनियर्स के साथ होता है। जैसे मतलब कि उनमें जो है वो मतलब कि जैसे एक फर्स्ट सेमेस्टर है, वो सेकंड सेमेस्टर वाले जो है ना वो उसके सीनियर्स हो जाएंगे। तो आप उनके साथ कैसे कर सकते हैं, या आप मास्टर में है, पीएचडी वाले आपके सीनियर्स हैं,
सो उनके साथ आपने कैसे कम्युनिकेशन करनी है। जैसे अगर आप कोई रिसर्च पर वर्क पे काम कर रहे हैं तो आपने जो है ना वो पहले तो उनके साथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो है ना वो हर उसमें आपका मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन में। फिर प्रोफेशनल भी रहना है कि और बी क्लियर ब्रीफ और वेल प्रिपेयर्ड। फिर अगर आपने कोई काम उनसे पूछना है तो आपने कुछ अपना प्रॉपर वर्क करके जाना है, ताकि ये शो हो कि आपने कुछ जो है ना वो इनिशिएट किया हुआ है, पहले आपने कुछ किया हुआ है, ताकि आप पूरा जो है ना वो सीनियर्स पे डिपेंड ना करें। फिर उनके जो अगर वो फीडबैक देते हैं तो आपने उससे डिसएग्री नहीं होना, उनको जो है ना वो वैल्यू करना है, एक्सेप्ट करना है। और एग्रेसिव नहीं होना, या जो मतलब कि उस पे ज्यादा जो है ना वो नहीं करनी, क्रिटिकली वो नहीं करना, उसको जो है ना पॉजिटिव ही लेना है। फिर अपनी जो है वो ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट एंड शो ग्रेटिट्यूड एंड फॉलो अप। अगर जो है ना उन्होंने आपको कोई काम दिया है सो आपने जो है ना वो नेक्स्ट वो करके जाना है। और बाद में अगर आपने काम कर लिया अपना अपना बता देना है। और दूसरा उनसे अगर वो भूल भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम भी करने हैं, सो आपने उनसे बाद में जो है ना वो पॉजिटिवली और रिस्पेक्टफुली जो है ना वो उनसे फॉलो अप लेना है कि मैं रिमाइंड कराना है उनको। सो इस तरह जो है आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अब सीनियर्स भी जूनियर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए, और क्लियरली जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। और सीनियर्स को जो है वो जूनियर्स को इनकरेज करना चाहिए उनके क्वेश्चंस को, और उनको मोटिवेट करना चाहिए लर्निंग के लिहाज से। और उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। अगर वो मतलब कि कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस इससे अप्रिसिएशन से जो है ना वो उनमें और जो है ना वो काम करने की लगन होती है। और टीम स्पिरिट में बिल्ड, जैसे कि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं सो इसके लिए जो है ना फिर एक्नोलेज करना चाहिए कि पूरी टीम को जैसे वो ही यूज़ करें, बजाय यूज़ किए कि यू के। और इसी तरह ही अपने जो है ना वो उनको मोटिवेट करें और एज ए मेंटोर। फिर एज ए रोल मॉडल जो है वो उनके लिए पंचुअल, एथिकल, रिस्पेक्टफुल, और अपनी मिस्टेक्स को भी एडमिट करें और उनको करेक्ट करें। प्रोफेशनलिज्म डिमॉन्स्ट्रेट एंड पैशन फॉर वर्क। कोलैबोरेशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप में या ऑर्गेनाइजेशन में मिलके, या एक इंस्टीट्यूट में, या जैसे दो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो हैं वो मिलके कैसे काम करते हैं, या हम जैसे दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग, हर जगह जो है ना ये इसकी जो है ना वो ज़रूरत होती है। और इसमें इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है ना वो कम वक्त में अपना ज़्यादा सारा काम कर सकते हैं, और इसमें आइडियाज़ भी शेयर होते हैं, नॉलेज, स्किल, रिसोर्सेज, हर चीज़ शेयर हो जाती है। और जो है ना वो टाइमली आपका काम हो जाता है, और किसी पे जो है ना वो बर्डन भी नहीं आता। इसमें कोलैबोरेशन में की एस्पेक्ट जो है वो एक तो ये कि वही सेम जो मैं ऑलरेडी पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव और कंट्रीब्यूशंस, सिनर्जी एंड पार्टनरशिप आउटकम। फिर ट्रस्ट, टीम वर्क, सक्सेस, सपोर्ट, असिस्ट, हर चीज़ में जो है ना वो आप का शेयर आ जाता है। और इसकी वजह से जो है ना वो आपका वर्क जो है ना वो एक अच्छे तरीके से हो जाता है कम टाइम में, और आप ज़्यादा जो है ना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और आइडियाज़ का एक्सचेंज हो सकता है, एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है। टीम कोलैबोरेशन के 5 बेनिफिट्स, एक तो ये कि इनोवेशंस आते हैं, जैसे मुख्तलिफ लोग होंगे तो मुख्तलिफ माइंडसेट है, और हर जो है कोई अपना शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस और आइडियाज़। और टीम जो है कम बर्डन होगा तो टीम भी जो है ना वो हैप्पीली काम करेगी। और वर्चुअल टीम्स लाइन करेगी, जैसे नेटवर्क के थ्रू, मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू, मैनेजमेंट टीम के, या जो भी मुख्तलिफ टूल्स यूज़ होते हैं, जूम हो गया या स्काइप वगैरह, एवरीथिंग टीम। अब तो जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसमें फिर वही सेम नॉलेज शेयर होता है, और वर्क जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है, और काम डिवाइड हो जाता है, और इसीलिए जो है वो आप अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर कोलैबोरेशन में जो है मैं केस स्टडी के तौर पे फॉरेन सुपरवाइजर का मेंशन किया है कि जैसे अब कोलैबोरेशन में मोस्टली वैसे हम यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ भी जो है प्रोजेक्ट लिखती हैं, सो वहाँ पर भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और जैसे अब स्टूडेंट का जो है वो फॉरेन सुपरवाइजर के साथ अगर वो सुपरवाइजर को स्कॉलरशिप के लिए वो करना चाह रहा है, या किसी रिसर्च पेपर में
कोलैबोरेशन के लिए वो उसको मेल करना चाह रहा है। सो यहाँ पे मैंने दोनों जो है ना वो ईमेल के फॉर्मेट शेयर किए हैं। एक जो है प्रोफेसर को फर्स्ट ईमेल का है कि वो जैसे किसी रिसर्च में उनको वो करना है, उसने कोलैबोरेशन करनी है। सो आपने जो है वो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देना है, और फिर आपने जो आप जिस पे काम कर रहे हैं उसका टाइटल वगैरह और पूरा थोड़ा सा उसका जो है ना वो समरी वगैरह आइडिया, मेन आइडिया जो है आपने प्रेजेंट कर देना है। फिर उनको बता देना है कि आपके उनके वर्क के साथ जैसे उनकी जो है वो और एक आईडी वगैरह उनकी होती है, और आप वहां से देख लें कि उनका क्या रिसर्च वर्क है। उसके लिहाज से जो है वो आप उनकी या सीवी वगैरह अगर आपको मिल जाती है, या यूनिवर्सिटी की उनके प्रोफाइल से आप विजिट कर सकते हैं। अपना जो है उनके साथ लिंक करके आपने फिर अपने उनके साथ थोड़ा सा वो उनका इंट्रोडक्शन लिख देना कि हम उनके काम के साथ अलाइन कर रहा है आपका काम। फिर इससे जो है वो पॉजिटिव आपको फीडबैक मिलेगा। फिर आपने थोड़ा सा वो ब्रीफ ऐड करके अपना जो है वो उनको थैंक यू नोट दे देना है, और काइंड रिगार्ड अपनी इंफॉर्मेशन नीचे प्रोवाइड कर देनी है। डिपार्टमेंट का नेम मेंशन कर लेना है। और यहाँ पे जब आप प्रोफेसर को किसी फॉरेन सुपरवाइजर को कम्युनिकेट करें, आपने यहाँ पे जो है ना वो अपने जो मेन सुपरवाइजर होता है उसको सीसी में लाजमी रखना चाहिए, ताकि इससे जो है ना वो फीडबैक आपको जल्दी मिल जाता है, मतलब कि रिस्पॉन्स जल्दी मिल सकता है। वैसे ना भी करें तो वो तब भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फिर अगर कहीं आपने स्कॉलरशिप के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए आप लेना चाह रहे हैं, या स्कॉलरशिप के लिए आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है, या जो भी लेटर्स होते हैं उनके लिए आपने ईमेल करनी होती है, तो आप वहाँ पे अपना नेम, अपनी डिग्री का नेम, आपका एरिया कौन सा है रिसर्च का, और आप क्लियरली आपने सारी चीज़ें जो है ना मेंशन करनी है, किसके लिए, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी के लिए, या मास्टर के लिए स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं। सो वो सारा आपने ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर आपने सीवी भी अटैच कर देनी है, कवर लेटर अगर वो भी अटैच करें। कवर लेटर वैसे ईमेल जो है ना वो कवर लेटर के तौर पर ही वर्क कर सकता है। इस तरह फिर आपने नीचे थैंक यू नोट कर देना है, और अपनी जो है ना वो डिटेल मेंशन कर देना है। इस तरह आप जो है ना वो उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Collaboration and communication strategies में effective collaboration and communication strategy involve fostering a culture of trust and open dialogue, setting clear goal rules, using appropriate tools like project management software, video conferencing, practicing active listening and empathy. मुख्तलिफ इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं कि आप जो है ना वो ये सारी जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं कोलैबोरेशन में। हाईलाइट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड प्रमोट कम्युनिटी वर्किंग, encourage innovation thinking, creative thinking, share knowledge, insight resources, lead by examples, celebrate the reward successful teamwork, invest in collaboration tools, build buffer time into shared projects, align on what success look like। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे तो आप जो है ना वो, क्योंकि मसले जो है ना वो हर जगह आ जाते हैं, और जहाँ भी आप दो लोग मिलके काम करेंगे तो हो जाता है। तो आपने जो अगर इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, इन बेसिक्स चीज़ों को, सो इस चीज़ों से जो है ना वो अवॉइड किया जा सकता है, प्रॉब्लम से। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया था, तो वो था मुख्तलिफ मतलब कि कोलैबोरेशन में था। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसमें एज ए कंपोनेंट के तौर पे काम कर रही थी। हर यूनिवर्सिटी जो है ना वो हर किसी के मतलब कि उनके शेयर कंपोनेंट जो है ना वो सेपरेट सेपरेट थे। सो इससे ये है कि एक लार्ज प्रोजेक्ट भी हमारा टाइमली हो गया, और उसमें एक ही टाइम पे मतलब के हो गया, और हर यूनिवर्सिटीज में या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उन्होंने अपने अपने जो है वो वर्क प्लान जो दिया था, एक्टिविटी जो जो उन्होंने करनी थी। सो मतलब कि तमाम जो एरिया है ना वो उसमें एड्रेस हो गया। सो आप एक मुख्तसर अगर एक यूनिवर्सिटी को करती, तो अगर वो प्रोजेक्ट 3 साल में हो रहा है तो उसको तकरीबन 6 साल से ज़्यादा भी लग सकते थे। और लेकिन जब उन्होंने 4 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट ने काम करके किया, तो वो एक लार्ज जो काम था वो जो है ना वो 2 से 3 साल में हो गया। तो इस तरह जो है वो सेपरेट एक्टिविटी प्लान था, सेपरेट फाइनेंशियल बजट था, लेकिन जो है ना वो काम आपका जो है ना वो एक ही टाइम में हो गया। सो टाइम की बचत हो गई। इस तरह कोलैबोरेशन से जो है ना वो काफ़ी चीज़ें आप वो कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। थैंक यू। लीड द बर्ड्स एंड लिसन विद पर्पस। एनी क्वेश्चन? जी Thank you so much, Dr. Hareen Hanif, for session. Uh, Now we are open for questions. Kindly raise your hands if you want to ask any question.
जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर महरीन, मिस आंसा, for your support this lecture, and our speaker, respected speaker, Dr. Mehreen. प्लीज अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो जस्ट प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल ask some questions on behalf of our respected participants, and inshallah it will be benefit to all. अच्छा डॉक्टर मेहरीन, काइंडली सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ये बताएं, जो माशाल्लाह आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है, कोलेबोरेशन, हम इसको थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस कर लें इन डिटेल। जो साइंटिफिक यस सर। कम्युनिकेशन, जी जी, साइंटिफिक कम्युनिकेशन में देखें, सबसे पहले तो हमें इसको देखना है कि ये होती कहाँ पे ना। अगर हम, मैंने आपसे कुछ फोन पे बात की थी कि आपने इन पॉइंट्स को, आई होप कि माशाल्लाह आपने कवर किया है बड़ा अच्छा सा। मैं दरमियान में थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स आई कुड नॉट लिसन। तो उसमें ये है कि देखें, जब आप किसी जो लैब के अंदर हैं, मतलब एक रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर अंडर योर सुपरवाइजर आप काम कर रहे हैं, और आपके साथ आपके जूनियर्स और आपके सीनियर्स उसी लैब के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है आपके सुपरवाइजर के साथ वो कैसी होनी चाहिए। जब आप अपना जो प्रपोजल है उनसे फाइनलाइज करवा रहे हैं, या आप उनसे कोई कहते हैं कि जी आप मेरा जो रिसर्च जो टॉपिक है वो आप मेरे लिए फाइनल करें, और इसी तरह जब आपने अपनी रिसर्च से रिलेटेड कोई हेल्प लेनी होती है अपने सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ, तो वहां पर आपने कम्युनिकेशन करनी होती है। और इसी तरह जब आपने लिटरेचर रिव्यू करना है तो आप विद इन और आउटसाइड और ग्लोबली आप डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, आइदर थ्रू ईमेल और फोन कॉल और व्हाट्सएप, और आजकल मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया के फोरम हैं कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं रिसर्च गेट के ऊपर। तो ये जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है जो अमंग द लैब मेंबर्स इंक्लूडिंग योर सुपरवाइजर, अमंग यूनिवर्सिटी फेलोज के बाजू का, जो आपका जो रिसर्च जो टॉपिक होता है वो सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, खासतौर पे जब आप फील्ड की रिसर्च कर रहे होते हैं। बीइंग एन एंटोमोलॉजिस्ट, अगर मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करूं कि इफ आई वांट टू कंडक्ट सम रिसर्च ऑन 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 वीट क्रॉप इन द फील्ड, और जिस तरह मैं बेसिकली NARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल से हूं, तो यहाँ पे मैंने जब अपनी रिसर्च लगानी है फील्ड के अंदर, तो मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ जो मतलब क्रॉप साइंसिस से रिलेटेड है उनके साथ भी कम्युनिकेट करना है कि जी मुझे जो एक स्पेसिफिक एरिया, रिसर्च एरिया जो है वो अलोकेट करें। इसी तरह फिर जो फार्म मेकनाइजेशन या जो फार्म मशीनरी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उनकी भी हेल्प चाहिए। इसी तरह जो आपने सीड्स रिलेटेड चीज़ें अरेंज करनी है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड चीज़ें अरेंज करनी है, बाकी अपने जो इमीडिएट जो बॉस हैं उनके साथ भी। तो ये बेसिकली जो है कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। तो इस जो फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल या कह लें कि रिटर्न जो कम्युनिकेशन आप लोग करते हैं, तो इसमें हमें किस तरीके से, जो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, खासतौर पे जब आप अपने सुपरवाइजर के साथ कर रहे हैं, अपने कुलीग्स के साथ कर रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में, अगर आप किसी रिसर्च इदारे में हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, या फिर आप अपनी लैब के अंदर अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कौन कौन से जो की पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब कहने के मद्देनजर रखने चाहिए एक स्टूडेंट को या एक रिसर्चर को, एक साइंटिस्ट को, कि उसकी जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है वो कह लें कि बेहतरीन हो, और उसको अगर कहीं से उसको हेल्प चाहिए या किसी को हेल्प देनी है तो वो इफेक्टिवली मतलब उसको वहां पे कह लें कि कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि अक्सर मैंने ये चीजें देखी हैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, कि अगर आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, खासतौर पर साइंटिफिक कम्युनिकेशन स्किल्स वो बेहतर नहीं है, तो आप जो आपका काम 1 घंटे का है वो 1 दिन का, और 1 दिन का 1 हफ्ते का, और 1 हफ्ते का 1 महीने, और इसी तरह 1 महीने का 1 साल तक प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इस हवाले से आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हमारे ऑडियंस के साथ क्या पॉइंट्स है जिन जो आप शेयर करें, ताकि उनको जो उनकी कह लें कि डेली साइंटिफिक एक्टिविटीज हैं अपने रिसर्च एनवायरनमेंट में, वो बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।
जी डॉक्टर मेहरीन प्लीज। थैंक यू सर। सर इसमें यही है कि क्लियर कम्युनिकेशन और फिर फॉलो अप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मोस्टली चाहे गवर्नमेंट के काम हो या यूनिवर्सिटीज़ में या मुख्तलिफ इदारों में, क्योंकि जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट में काम कर रहे हैं तो उनके पास वो ही सिर्फ आपका काम नहीं है, उनके पास और अपने काम भी हैं। सो आपको जो है ना वो रिमाइंड करवाना चाहिए। आपने एक दफ़ा कह दिया और वो भी एग्री हो गए हैं कोलैबोरेशन के लिए, फिर उसके बाद आपको फॉलो अप लेना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में फॉलो अप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में गई थी, सो वहां पर मतलब तकरीबन वो टाइम के पाबंद हैं। मतलब कि अगर उन्होंने वो कर दिया है तो उन्होंने वो मतलब कि टू द पॉइंट है, और जो है वो याद रखते हैं इस चीज़ को, एज अ कैलेंडर में रख लेंगे या लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना वो आपको रिमाइंड कराना पड़ता है, क्योंकि आपका काम है। और तो फॉलो अप जो है वो ज़रूरी है, और फिर कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। फिर ही जो है वो हर चीज़ जो है ना वो स्मूथली हो सकती है। और मुख्तलिफ प्रॉब्लम से जब कम्युनिकेशन आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपके सर बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना वो राइज हो जाते हैं। सो और अगर आप कोलेबोरेशन में काम भी कर रहे हैं तो तब भी जो है ना वो आपको वीकली जो है वो मीटिंग रखनी चाहिए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ताकि जो है ना वो अपना काम अपना टाइमली डेडलाइन में आप उसको कर सकें। सो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी सर उसके लिए यूज की जा सकती हैं, सो ताकि टाइमली जो है ना वो हो जाए और डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, दोनों पार्टीज का टाइम को वैल्यू करनी चाहिए। अगर जी सर। बीइंग अ सीनियर आप किसी लैब के अंदर काम कर रही हैं, तो वहां पे ये आपको अपनी रिसर्च वर्क के लिए हेल्प चाहिए अपने जूनियर्स की, तो हाउ यू विल कम्युनिकेट, मतलब क्या साइंटिफिक प्रोसीजर है कम्युनिकेशन का, क्या आप उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनको इंगेज करें अपनी रिसर्च के अंदर, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो और साइंटिफिकली तौर पे उनके लिए भी हेल्प हेल्प हो उसमें। सर पहले तो ये है कि जैसे अब मैं सेम वही यूएसए की एग्जांपल दूंगी कि वहां पर जो है ना उन्होंने लैब में अलाउ किया हुआ होता है कि जो जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर्स की हेल्प करेंगे। वैसे जिसमें लैब में मैंने काम किया था वहां पे सिर्फ एक मैं ही थी, लेकिन मतलब कि बाकी लैब्स में सेम मतलब कि जूनियर जो है ना वो सीनियर्स के साथ होते हैं। और मतलब कि वो जो है ना वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं, और वो पेपर्स में उनका नाम भी डालते हैं और एक्नॉलेज भी करते हैं। यहाँ पर ये है कि मुख्तलिफ डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी, और यहाँ पे अब अच्छे जो है ना वो वेरी करता है। ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर पे कि उसने जो है ना वो क्या इन्वायरमेंट रखा हुआ है। और टीचर्स पहले तो सर सीनियर को जो है ना वो इनकरेज करना चाहिए जूनियर्स को, और मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन जो है ना वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते सर। जूनियर जो है ना, हाँ अगर सुपरवाइजर जो है वो उनको डायरेक्शन दे दे तब जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत नहीं, सीरियसनेस उसमें शो देखे ना, करते हैं। जब आपने कम्युनिकेशन करनी है अपने जूनियर्स के साथ और उनको उनकी आपको हेल्प चाहिए, तो आप मीनवाइल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं, और साथ में अगर आप उसको कोलेबोरेशन पर्सपेक्टिव से लेके जाएं कि आपको तो बेनिफिट होगा एज ए सीनियर, कि सम वन हु इज जूनियर और शी इज जूनियर इज हेल्पिंग यू, अवेलेबल टू हेल्प फॉर योर रिसर्च, लेकिन इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा ना साइंटिफिकली तौर पे, ये नहीं कि जस्ट आपने सर जी उनको। जी। राइट देखें पेपर मैं वही बात कर रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि रूल्स पे, यूनिवर्सिटीज के रूल्स रेगुलेशन पे डिपेंड करता है। अब अगर सीनियर है वो किसी भी जाहिर सी बात है हर कोई अगर किसी के साथ पेपर में काम करेगा या रिसर्च में काम करेगा तो उसको ये होगा कि मेरा नाम जो है ना वो पेपर में आए, और आना भी चाहिए। जाहिर सी बात है वो उसके साथ काम कर रहा है। लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटीज में इन्वायरमेंट ऐसा है कि रूल्स रेगुलेशन ये होते हैं कि जो आपका वो सीनियर है उसने सिर्फ अपना या सुपरवाइजर कमेटी का नाम लिखना है, उसके अलावा वो किसी तीसरे बंदे को ऐड नहीं कर सकता। हम्म, सो ठीक है। वो डिपेंड, हाँ जी, तो मुख्तलिफ वो डिपेंड करता है रूल्स पे। और फिर जो इन्वायरमेंट है अब देखें अब सिर्फ बस यही कि सुपरवाइजर जो है ना वो इनकरेज कर सकता है, वरना स्टूडेंट ऐसे नहीं वो लेते, सीरियस नहीं लेते। क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैंने तो खुद ही ऑलमोस्ट अपना काम खुद ही किया है। और नहीं, उसमें उसमें ये होता है ना कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जहां पे आप डिसीजन पावर आपके पास है, तो उस वक्त आप मतलब यू आर ऑल इन ऑल, और मतलब इवन आप लैब के हेड हैं, तो जब आपने अपने जूनियर या किसी फेलो को कम्युनिकेट करना है हेल्प के लिए, तो आप उसको क्लियर करें कि आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक होगी,
और आपका इसमें क्या बेनिफिट होगा, वेदर देयर विल बी एनी फाइनेंशियल बेनिफिट और एनी साइंटिफिक बेनिफिट। देखें, जो एक रिसर्चर होता है ना, जब वो एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट में है, तो नो डाउट के फाइनेंशियल जो बेनिफिट हैं उनकी तो सबको जरूरत होती है, लेकिन बीइंग अ रिसर्चर, जब आप एक रिसर्च एनवायरनमेंट में हैं, तो इट्स माय मतलब पर्सनल ओपिनियन के उस वक्त आप अपना जो करियर है एज ए रिसर्चर उसको भी आप यानी कि बिल्डअप कर रहे होते हैं, तो जहां पे ना सिर्फ जो इन द लॉन्ग रन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी देता है। तो अक्सर मैंने ये चीजें देखी हैं अपनी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में कि जस्ट आप सो कॉल्ड कि आप अपने लैब्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी बेस के ऊपर, आप हर लैब ने अपने अपने बनाए होते हैं, यूनिवर्सिटीज ने बनाए होते हैं, लेकिन एज ए साइंटिस्ट आपका रिसर्च एथिक्स क्या कहते हैं कि जस्ट आप दूसरों को यूटिलाइज करें और उनको एट द एंड आप उनको जस्ट टिश्यू पेपर की तरह यूज करके आप उनको डस्टबिन के अंदर फेंक दें। तो इट्स टोटली रॉन्ग। और मतलब जो भी हमारे यस ऑडियंस सर। हैं, कल को आप लोगों ने इंशाल्लाह लैब्स के हेड बनना है, आप लोगों ने मुख्तलिफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो कोशिश करें कि जो जिसका राइट है वो उसको टाइम पे मिले। आई रिमेम्बर सर वंस। अपन। जी जी। जी सर। मुझे याद है अच्छी तरह, एक दफ़ा मेरे अपने लाइफ में मतलब मेरे कुछ जूनियर से मेरे साथ वो काम कर रहे थे लैब में हम, तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा कि जी ये जो जूनियर्स हैं ये लोग मतलब क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे रिसर्च में, क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना। तो मैंने उनको अपनी ओपिनियन दी, हालांकि वो एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी। तो मैंने उनको ओपिनियन ये दी कि सर देखें, इंसान क्यों काम करता है, कोई भी चाहे रिसर्च वर्क हो कोई भी, या तो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट हो या उसको साइंटिफिक बेनिफिट हो एज ए रिसर्चर ना। आप ना तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं, ना उनका नाम पेपर में डाल रहे हैं, ना उनको ये कहते हैं जी आप इस एक्सपेरिमेंट में काम करें, आप को ये आपका रिसर्च पेपर में नाम होगा। ठीक है। तो आप मतलब फिर किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो भी उसी तरह काम करें उस बंदे की तरह जिसको ये कंफर्म हो कि मेरा पेपर में नाम होगा, और एक बंदा काम करे जिसको ये ना हो मेरा पेपर में नाम नहीं होगा। तो इन दिस सिनेरियो आप मतलब देखें, ये जो है ना जजा वो जरूरी है। अल्लाह पाक ने भी जजा सजा रखी है, जन्नत का जो अल्लाह पाक ने भी कहने के हमें जो उसके बेनिफिट्स हैं जन्नत में जाने के वो गिनवाए हैं, तो इंसान लालची है ना। तो ये फितरतन चीजें हैं कि जब आप क्लियर नहीं करेंगे स्टार्ट में, और स्टार्ट में आप क्लियर करेंगे जब एक शेप निकल आएगी रिसर्च की, अबाउट टू पब्लिश होगा, आप कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे, कोई ना कोई रीजन ढूंढेंगे कि उसको आप आउट करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि साइंटिफिक एनवायरनमेंट के अंदर, जो अभी इंशाल्लाह डॉक्टर जवाद साहब इस हवाले से रिसर्च एथिक्स के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो अक्सर देखने में आई यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो हमारे बहुत सारे प्रोफेसर हजरात हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इवन शायद हमने भी कहीं पे अगर की हैं तो शायद हमसे भी गलती हो सकती है इन फ्यूचर में। तो वो मतलब बहुत रेयर हैं जो मतलब ना जूनियर्स खास तौर पे जो हैं या जो अपने कुलीग्स हैं, कोशिश करें कि दूसरों के राइट्स आप उनको दें। अगर कोई किसी के साथ आप साइंटिफिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोलेबोरेट कर रहे हैं, तो आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा इन टर्म, लेकिन ये देखें कि आपकी जात से दूसरों को कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं साइंटिफिक एनवायरनमेंट के अंदर। और अगर ये चीजों का ख्याल ना रखा जाए तो फिर एक जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट नहीं रहता, एक रिसर्चर रिसर्चर नहीं रहता, और एक कह लें कि जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट नहीं रहता। वो फिर उसको कोई और ही टाइटल आप दे सकते हैं। और जो वैसे तो हम कहते हैं जी फाइनेंशियल करप्शन, तो ये रिसर्च के अंदर करप्शन होती है कि जब आप प्रॉपर तरीके से जो कोलेबोरेट जो आपके साथ कर रहा है उसको आप उसका जो बेनिफिट है साइंटिफिक बेनिफिट वो उसको आपको नहीं दे रहे। तो इसी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जब आपने लिटरेचर रिव्यू करना होता है तो अपनी रिसर्च के हवाले से जब आप कर रहे होते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन मैं इस हवाले से करता हूँ कि आप बहुत सारे साइंटिस्ट को अप्रोच करते हैं, तो उसमें आप नेशनल इंटरनेशनल मतलब आप उनको ईमेल्स करते हैं कि जी मैं मतलब मुझे ये चाहिए ना, रिसर्च पेपर चाहिए जो आपने पब्लिश किया है लेकिन इसका जो ओपन एक्सेस नहीं है। तो उस सिनेरियो के अंदर व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी, अगर कोई आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप किस तरीके से ईमेल को डिजाइन करें, उनको सेंड करें, ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जाए, और आपको जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो आपको जो साइंटिस्ट चाहे किसी भी कंट्री में है वो प्रोवाइड करे। तो इस हवाले से आप काइंडली थोड़ा सा बताएं। थैंक यू। यस सर। सर बहुत अच्छा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। और वो उसमें मैंने ये सोचा भी था ऐड करने का, लेकिन स्पेस कम थी, तो इस वजह से मैं ये नहीं ऐड करनी कर सकी।
सो सर इसके मुख्तलिफ वेज हैं कि अगर अब जैसे रिसर्च पेपर जो है ना वो मोस्टली ज्यादातर लोग जो है ना वो रिसर्च गेट और एल्सेवियर में जो है ना उन्होंने प्रोफाइल्स बनाई हुई होती हैं, वहां पर उन्होंने मेंशन किए हुए होते हैं। एल्सेवियर का तो जो होता है वो उनका ना पेड है, जबकि रिसर्च गेट पे जो है ना वो फ्रीली होता है। और वहां पर भी जो है ना वो कुछ की होती है कि फुल आर्टिकल मिल जाता है, जबकि कुछ नहीं होता। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने जितने भी उनको कुलीग को या जो भी फॉरेन या वो नेशनल हैं, सो मैंने जिनको भी जो है ना वो रिक्वेस्ट की, आप रिसर्च गेट से ही वहां पर से ही आप जो है ना वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि फुल आर्टिकल के लिए, और वो आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर आप रिसर्च गेट पे वो अवेलेबल नहीं है, जैसे आप मुख्तलिफ गूगल स्कॉलर से आपने पेपर लिया है या कहीं से भी जो है वो, और आपको उनका जो है ना वो नहीं मिल रहा ईमेल आईडी वगैरह ये, तो पेपर में जो है ना वो ईमेल आईडी दी हुई होती है, कोऑर्डिनेटर ऑथर होता है, तो आप उनसे जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें मेल का फॉर्मेट ये होगा कि सर जैसे मैंने आप पहले वो किया कि आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है और आप जिस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं, और उनके जाहिर सी बात है, आप जिस पे काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपने पेपर पढ़े होंगे, और उसी से ही रिलेटेड आपने उनसे पेपर जो है ना वो रिक्वेस्ट करनी होगी फुल पेपर की। सो आप वहाँ पे उनका मेंशन कर दें कि मुझे अपने थीसिस में या पेपर में लिखने के लिए, साइटेशन के लिए या कि किसी भी चीज के लिए जो है ना वो आप मतलब कि क्लियरली आप वहाँ पे मेंशन कर दें सर। और फिर अपनी मतलब के सीवी वगैरह या थोड़ा सा वो ऐड कर दें कि मेन आपका फोकस एरिया क्या है, ये थोड़ी सी डिटेल उसमें मेंशन कर दें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सर वो तकरीबन सेंड कर देते हैं। मैंने जितने भी लोगों को किया तो पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आया है। और सर करना भी चाहिए ये, एक तो दोनों का ही फायदा होगा, क्योंकि अगर वो सेंड कर जाए तो आप उनका जाहिर सी बात है पेपर में तो ऐड करेंगे, क्योंकि आपसे लिंक है साइटेशन में, उनकी साइटेशन में इंक्रीज होगा, और आपका जो फुल आर्टिकल आपको वैसे ही मिल जाना है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट टाइम इज़ ओवर। तो आपने माशाल्लाह काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन किया रिसर्च, कम्युनिकेशन और कोलेबोरेशन के हवाले से। आई होप के द नॉलेज दैट यू शेयर्ड इज़ फ्रूटफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अभी इंशाल्लाह हम 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर जवाद हसन मिर्ज़ा हैं, जो कि किंग सऊद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया के अंदर एज ए रिसर्चर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ही विल discuss about scientific principles and research ethics. So I request all the participants and please stay connected. And again, thank you very much. Thank you very much, Dr. Mehreen, Miss Ansa, for the hosting this session. And inshallah, see you after a few minutes. Thank you very much.